लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के पहले टॉपिक से। देखिए हिंदू में न्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है न्यूज़ नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर न्यूज़ आते हैं बस आपको नहीं दिखते। जनरली हमको न्यूज़ दिखते हैं, बट सिंपल सी चीज़ ये है, जो न्यूज़ बार बार रिपीट होगा उसको आराम से पढ़ा जाएगा, ठीक है। और एक्सेप्टेड कि कुछ लोग क्या करते हैं, उसको कोरिलेट करके कुछ नई नई चीज़ें बता देते हैं। बट बेटा नई चीज़ों से चीज़ें याद नहीं होंगी, चीज़ें तब याद होंगी जब आप प्रॉपर मैनर में उस करंट को करंट ओरिएंटेशन के साथ पढ़ोगे। 90% क्या होता है हिंदू में, हम बैक हिस्ट्री उठा लेते हैं, वो इसलिए उठाई जाती है जिसने हिंदू नहीं पढ़ा वो एसोसिएट कर ले। बट हर चीज़ उसमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें आईआर का पार्ट है, कुछ इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। हाँ, करंट में ये कहा जा सकता है कि सारी चीज़ें जुड़ती हैं, बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर जुड़े, ठीक। तो मैं थोड़ा अजीब टीचर हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं थोड़ा अजीब भी पढ़ाता हूँ, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल कुछ बच्चों का समय बहुत व्यतीत हुआ, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा कि सर 2:30 बजे की क्लास थी, आपने अच्छा वो अभी बता दिया, रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे लीजिए। तो फिर बेटा आपके जीवन में भी कभी समस्या आती है, आप कहीं ऐसी जगह स्ट्रिक हो जाते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं कि आप वहाँ से निकल नहीं पाते समय पर। तो कम से कम अगर रेगुलर हम पढ़ा रहे हो, बीमारी के हालात में भी कहीं भी हो तब भी आपको पढ़ा रहे हो, और जो होता हो उसे संडे को कंपनसेट कर रहे हो। तो अगर एक टीचर इमरजेंसी में कहीं एक दिन के लिए हो तो इसका मतलब ये नहीं होता आप लोग टोंट मारो। तो ये टॉन्टिंग वाला काम बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं बहुत बुरे टॉन्ट मारता हूँ, तो फिर आप लोग जी नहीं पाओगे, है ना। तो बीइंग टीचर मेरे टॉन्ट ज़्यादा खतरनाक होंगे, तो उससे बचना है तो कम से कम जब अगर मैंने किसी चीज़ को होल्ड किया या आगे बढ़ाया, आपको नहीं करना, आप पर्सनली सम्मान से बता दीजिए सर हमें नहीं करना, आप मत करिए, आप रिकॉर्डिंग देखिए फिर, ठीक है। बट प्रधानमंत्री या वीआईपी बन के अगर आप प्रयास करोगे टॉन्टिंग करने का, तो फिर बेटा वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो वो मत करिए, ठीक। कल से लेकर आज से लेकर 3-4 दिनों से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, जिसको आपने ग्लोबल वार्मिंग भी देखा, हीट वेव्स भी देखा, उसके साथ एक कंसर्निंग टॉपिक बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं वाटर स्कार्सिटी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसे? जल संकट। अच्छा, वाटर स्कार्सिटी को बोलते हैं जल संकट। तो ये जो बेटा क्या हो रहा है, ये खेल रहा है क्या हमारे साथ? जल संकट। अब ये जल संकट है क्या, इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, क्या होती है बताओ बच्चों? सबने इतना तो पढ़ा हुआ है, ऐसे में भी वाटर स्कार्सिटी दे चुका हूं। तो जल संकट या वाटर स्कार्सिटी की डेफिनेशन क्या होगी, एक स्टैंडर्ड परिभाषा क्या होती है? इसमें ज्योग्राफी भी जोड़ी है, इसमें साइंस भी जोड़ी है, ठीक है, इसमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी जोड़ी है। अब डेफिनेशन बना लीजिए। पहली डेफिनेशन में क्या आएगा, कितने प्रतिशत पेयजल अवेलेबल है पूरे विश्व में? देखो वही डेफिनेशन का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले देखो कितने प्रतिशत पेयजल विश्व में उपलब्ध है, पहला क्वेश्चन। फिर देखो पेयजल के कौन कौन से स्रोत हैं, दूसरा डेफिनेशन का पार्ट। तीसरा देखो उन स्रोतों में से कौन से स्रोत हैं जो जल्दी डिके हो रहे हैं या जल्दी समाप्त हो रहे हैं, और जो जल्दी समाप्त हो रहे हैं वो क्या है, वाटर स्कार्सिटी का सबसे बड़ा कारण है, या प्रदूषित हो रहे हो या इस तरह से समाप्त हो रहे हैं, जैसे हिमखंड पिघल रहे, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, भूमिगत जल समाप्त हो रहा है, जल के स्रोत समाप्त हो रहे हैं। चला लो, गर्मी लग रही है, पंखा उठ के चला लो, चला दो भैया, ठीक है। तो ये जल के स्रोत जो हैं इनको आपको समझने की आवश्यकता है। तो एक परिभाषा होती है जहां पर यदि भविष्य में पेयजल की, ठीक है, आपूर्ति पूर्ण ना हो पाए और विश्व जल संकट से गुजर रहा हो, जैसे आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी कुछ साल पहले कोटा, एक बहुत बड़ा शहर है राजस्थान का कोटा, जहां पर लोग कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं बच्चों, वहां पर क्या हुआ, वहां पर जल संकट आ गया, तो परिवारों के बच्चों को अपने घर आना पड़ा। वहां पे पानी पीने के लिए, धोने के लिए, नहाने के लिए, तीनों चीजें के लिए अवेलेबल नहीं था। ना बच्चे खाना बना पा रहे थे, ना नहा धो पा रहे थे, तो बच्चों की मजबूरी क्या है, उन्हें पलायन करना पड़ा वहां से। ऐसा आपका महाराष्ट्र में भी कई जगह हो चुका है। तो ये हमें क्या दिखाता है, महाराष्ट्र एक नदी का स्रोत है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, ऐसा नहीं है महाराष्ट्र में नदियों की कमी है, पर उसके बाद भी वो जल संकट से गुजर रहा है। विश्व में अगर कोस्टल एरिया की बात करें, हमारे काफी राज्य जो है वो क्या है, तटीय इलाकों में बसे हुए हैं। अब इसी से एक प्रश्न बनता है, भारत के राज्य जो तटीय हैं, नाम बता डालो फटाफट।
तटीय राज्य, गुजरात है पहला, महाराष्ट्र है दूसरा, गोवा है तीसरा, केरला है चौथा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये राज्य क्या है? तटीय क्षेत्र है, मतलब इन पे समुद्र है। अगर समुद्र है तो एक सिंपल सी चीज हमें पता है कि अगर हम भविष्य में खर्चा करेंगे, पैसा खर्च करेंगे और टेक्नोलॉजी लाएंगे तो हम इनको तो पेयजल दे पाएंगे। कितने राज्य हैं गिनती के? कितने तटीय राज्य हैं? 9। इन 9 राज्यों को तो हम जल दे सकते हैं, पैसा लगा के भी दे सकते हैं, नदी खत्म हो जाए तो भी दे सकते हैं। समुद्री जल काफी विश्व की कंट्रीज पी रही हैं, तो विश्व की उन देशों में इनको भी जोड़ के हम इन राज्यों को जल दे सकते हैं। बात कहां पे फंसेगी? बात फंसेगी जो राज्य भूमिगत जल, नदी के जल या अन्य माध्यमों से, ठीक है, स्वयं की जल आपूर्ति करते हैं, जैसे यूपी, एमपी, ठीक है, और बताओ बेटा, थोड़ा बहुत राजस्थान, पंजाब, बिहार, हरियाणा। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जनसंख्या भी ज़्यादा है और इनकी टोटल डिपेंडेंसी नदी के जल पर है या भूमिगत जल पे। आज भी यूपी में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है भूमिगत जल। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हम किसे प्रयोग कर रहे हैं? भूमिगत जल को। और अगर आप ध्यान से देखिए तो एक जो मैप आपके सामने बना है, इसमें लिखा है जहाँ पर विड्रॉल ऑफ सप्लाई का जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई जिस कंट्री में है, उसमें बेटा ये रीजन आ रहा है। पूरा भारत आ रहा है, पूरा पाकिस्तान आ रहा है, इधर ईरान वाला एरिया आ रहा है, इधर अरब वाला। ये क्या है? जो भूमिगत जल है इसका संपूर्ण दोहन करती है, 80% से ऊपर दोहन कर लेती। अब ये क्या है? ये खतरा है ना। मतलब क्या हुआ? जो आपका ग्राउंड लेवल कभी 60 मीटर पे, 60 फीट पे, सॉरी मीटर तो बहुत दूर हो जाएगा, 60 फीट पे आता था, फिर 80 फीट पे आने लगा, आज 200 फीट से गहरा हो गया है आपका बोरवेल कराना। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है किस तरीके से सिंचाई के साधनों ने क्या किया है। जब ने सिंचाई भराई, चीज़ों को बढ़ाया, तो भूमिगत जल जो है वो स्तर बढ़ा। अभी एक इंसिडेंट हुआ था इंडिया के अंदर, वो आप मुझे याद दिलाइए। एक बहुत गहरी जमीन धंस गई, अचानक से नीचे को धंसती चली गई। अभी एक भूमि धसी है ना, कौन से राज्य में धसी है? बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। जो कौतूहल का विषय बन गया है भविष्य के लोगों के लिए कि यहाँ पे भूमि धस रही है। कौन सी जगह पे भूमि धसी है बेटा? राधे राधे, जय श्री राम। कौन से क्षेत्र था जहाँ पर अभी भूमि धसी है? वहाँ क्या हुआ है? वहाँ पर वहाँ पर मान लीजिए ये ऐसी सपाट जमीन थी, फिर ये धीरे धीरे ऐसे धसती गई, धसती गई, धसती गई, फिर धसती गई, फिर धसती गई, फिर धसती गई, फिर धसती गई, धसती गई, धसती गई, आज कुछ इस तरीके से हो गई। ये क्यों हुआ? वाई? ये कभी आपने ऑब्जर्व किया? ये क्यों हुआ? इसके लोग कई कारण देंगे, बट ये पानी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा कारण है। क्या होता है, जब भी आप कभी जल के संसाधनों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे एक जल का स्रोत होता है जो आपको क्या देता है? जो आपको पानी देता है, ठीक। जब ये आपको पानी देता है तो इस जगह क्या होता है? इस जगह भूमिगत जल भर जाता है। ये पूरी लैंड मास होती है, ठीक है। ये आपकी लैंड मास है जो भूरे कलर की है। भूरा कलर है भी इसमें? हाँ है। ये जो है ये आपका मान लो पूरा लैंड मास है। जो कहाँ फिरकी ले रहे हो भाई हमसे? ये जो है ये पूरा लैंड मास है, लेट सपोज, ठीक है। यहाँ पे भूमि है, ये पूरा आपका भूमिगत क्षेत्र है, ठीक। यहाँ पे पूरी भूमि है मान लो। अब इसके नीचे क्या हो रहा है? इसके नीचे बेटा जल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इस जगह पर ये सिंचाई के लिए ये जो भूमिगत जल है ये पूरा भरा हुआ है, ठीक। यहाँ से जो पानी आता है वो भी ऐसे होते हुए इसी के अंदर भर जाता है। इसका हमने पूरा दोहन कर लिया। जब जल भी रहता है तो मिट्टी का दबाव बना रहता है। अगर आप पानी भी रख दो, पानी के ऊपर भी अगर कंडेंडे डालोगे तो वो धीरे धीरे डूबेंगे। क्यों? क्योंकि पानी अवशोषित करेंगे तब तक तैरेंगे ना उस पर। जब भारी होंगे तभी तो नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे कंक्रीट भी है, सब कुछ है। जब ये पूरा जल का दोहन हो गया, यहाँ पे भूमिगत जल इतने प्रतिशत बचा, उसके बाद ये जमीन अंदर को धंसनी प्रारंभ हुई। और ये एक कारण बता रही है कि आने वाले टाइम पे इस क्षेत्र में भूमिगत जल के संसाधन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। इसमें बहुत अच्छा 3D एनिमेटेड वीडियो आए हुए हैं, अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ढसी क्यों। 3D एनिमेटेड वीडियोस बनाए हैं कुछ लोगों ने। ये आपको क्लियरली बताता है कि
ये आपको क्लियरली ये बताता है बेटा कि ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ वाटर स्कार्सिटी को बढ़ाएगा। और ये वाटर स्कार्सिटी जब बेटा बढ़ेगी, जब जल संकट आएगा हमारी धरती पे, तो इसमें सबसे पहला देश होगा भारत, जहाँ पे जल संकट को हम बिल्कुल बियर या झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जल संकट के लिए तैयार नहीं हैं। हम अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, हमने अभी अपनी प्रिपेयर्डनेस जीरो रखी है। क्यों रखी है आपको पता है? हम एक दो प्रोजेक्ट लाए जिसमें रिवर क्लीनिंग के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्री बनाई, और पता है कब से बन रही है, कौन से साल से बन रही है बताओ? नदियों के जल को साफ करने के लिए कब से हम मुहिम चला रहे? बस, अरे हटो यार। अठारह सौ 85 में हम पहली बार जागे थे गंगा एक्शन प्लान के साथ। अठारह सौ 85 में पहली बार हमने सोचा था कि हम इसको बदलेंगे। 1885 नहीं, 1985 है ना, भारत की बात चल रही। 1950। अरे अंग्रेज मर गए, अब नहीं है। अब अंग्रेज सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, आते हैं आज चॉकलेट खाओगे, बस वही सब, और किसी काम के लिए। 1885 में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, गंगा है ना का प्रोग्राम था। तो ये जब हमने स्टार्ट किया था गंगा को साफ करने के लिए, तो 1985 से आज 2024 चल रहा है। कितने लोगों को लगता है गंगा साफ हो गई? कितने लोगों को लगता है गंगा साफ हो गई? गंगा एक्शन प्लान, इसको क्या बोलते हैं? गंगा एक्शन प्लान, और ये 1985 में आया। सोचिए 1985 से हम नदियां साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कब से? 1985 से। और आज कितना हो गया? तकरीबन 40 साल बीतने वाले हैं, और अभी तक गंगा नहीं साफ हुई। ऐसा कई नदियों के लिए हमने प्रोग्राम बनाया, मिनिस्ट्री बना रखी है। अभी बीच में एक बहुत महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है धनंजय सिंह। धनंजय सिंह अभी जेल गए, किस प्रोजेक्ट में? नमामि गंगे प्रोजेक्ट में। यहाँ पे जितनी भी रिवर साफ की जाती है, ध्यान रखना, जो रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम है ये क्या होते हैं? स्टेट सेंट्रल फंडेड होते हैं। 50% स्टेट बियर करता है, 50% सेंट्रल बियर करता है। जितने भी नदी के साफ करने के कार्यक्रम होंगे वो 50-50 के रेशियो पे चलते हैं। 50% कौन बियर करेगा? हम बियर करेंगे। 50% कौन बियर करेगा? मोदी बियर करेगा। मतलब स्टेट और सेंटर मिलकर इस काम को करती है। तो यहां पर क्या होता है? करप्शन। यहां पर क्या होता है? भ्रष्टाचार। और आपको पता है जीवन में कोई अचार किसी को अच्छा लगे ना लगे, भ्रष्टाचार का अचार सबको अच्छा लगता है। तो ये भ्रष्टाचार के चक्कर में नदी पेपर पे तो साफ हो गई। अगर आप प्रोजेक्ट्स देखें 1985 से आज तक, तो आपका तकरीबन 90% गंगा साफ है। मोर देन 90% हमने गंगा साफ कर दी है। जहां गंदी है वहां हम जाते हैं, इसलिए गंदी दिखती है। उनका कहना है जहां मानव जाते हैं वहां गंदी है, जहां मानव नहीं जाते वो बिल्कुल साफ है। समझिए, जैसा कहो सर कानपुर में गंगा गंदी है, कहेंगे थोड़ा पीछे गंगा बैराज चले हो, देखो कितनी साफ है। ये तो सिर्फ 2 किलोमीटर गंदी है। ये हमने साफ, तो हमने गंदी थोड़ी ना की है, पहले से गंदी है। समझे? इन्होंने क्या बोला? गंगा हमने गंदी नहीं की, आपने की, हम तो साफ कर गए। ऐसे बनारस चले आओ, कहेंगे गंगा इधर गंदी है, उस पार साफ है, उधर भी गंदी होगी पर उससे साफ। एक कॉम्परेटिव कॉम्पिटिशन करके हमें कंपैरिजन दे देते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्परेटिव होता है। हम देखते हैं कि हाँ इसके कंपैरिजन में ये अच्छा है। अब इस अच्छे के चक्कर में क्या होता है? रिवर साफ नहीं होती। फिर सरकार कहती है ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग कर लो भैया। हम कहते हैं सर बहुत अच्छा शब्द है ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग, कैसे कर ले? कह रहे कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने घर में नहीं है ना, एक अंडरग्राउंड टंकी लगा दो और उसमें कच्ची मिट्टी डाल दो, और जो टंकी का पानी आया छत से वो सारा टंकी में भरो, उसके बाद इसमें डालते रहो, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग होगी। आज तक मेरे हिसाब से भारत में बने, मोदी साहब ने 15 करोड़ घर बना दिए, उन्हीं को ले लेते हैं। यूपी के अंदर मात्र 15 करोड़ घर बनवाए, पता नहीं किसको बांट दिए। 15 करोड़ घर माननीय मोदी जी ने बनवा दिए। और यूपी की टोटल जनसंख्या कितनी है? 20 से 25 करोड़ मैक्सिमम। 25 करोड़ में 15 करोड़ को तो मोदी साहब ने कर दे दिया। 10 करोड़ के पास पहले से था। पता नहीं रोड पे कौन बेवकूफ रहता है। और आज क्या हुआ? आज आपको बता रहा हूं, इलेक्शन चल रहे हैं, आज का नगर निगम बड़ी सशक्त है। तो यही आपका कमेटी हॉल में अंदर
एक खाली प्लॉट है वही कम्युनिटी हॉल, जहाँ पे बेटा वो विक्की भैया की दुकान है, उसी के पास वो मड़ैया में लोग रहते थे, छोटे छोटे बच्चे, पूरी मड़ैया सामान के साथ उखाड़ के ट्रक में लाद के ले गए वो बच्चे रोड पे, नगर निगम पूरा सामान के साथ, मतलब बेड से लेकर चादरे से लेकर बर्तन तक सब लाद ले गए। और लोग कहते हैं हमारे देश में लोग बेघर नहीं होने चाहिए। समस्या क्या है, ऑन पेपर हम सारे काम करते हैं, तो मान लीजिए 15 करोड़ घर हमने बना रखे हैं, इन घरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बेटा कि यहां पर कहीं पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ऑप्शन नहीं है। वर्षा जल, क्या बोलते हैं उसको, हार्वेस्टिंग को संचयन, वर्षा जल संचयन का कोई भी तरीका हमको नहीं पता। वर्षा जल संचयन हमको करना नहीं आता, और जब ये नहीं आता तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हाउसेस तो है हमारे पास, बट इन हाउसेज में वर्षा का पानी भी आता है, वर्षा भी बहुत होती है, हम ये भी नहीं मना करेंगे कि यहाँ बारिश नहीं होती, बट ये जो वर्षा होती है बेटा ये ज़्यादा दिन नहीं टिकती। क्यों, जैसे बारिश हुई नाली में पानी गया, नाली भर गई, रोड पे गया, रोड पे हमने छप्पा अच्छी की, अगले दिन बड़े नाले में गया, बड़े नाले से बड़ी नदी समान नाले में गया, नदी समान नाले से समुद्र में चला गया, जीवन समाप्त पानी का। पर इस पानी को यदि हम यूटिलाइज करते तो, यहाँ छोड़ दो, एग्रीकल्चर फील्ड में भी हमने कहा था कि छोटे छोटे क्या बना दो, चक डैम बना दो, ये चक डैम हमने आज तक नहीं बनाए, नहीं यूज किए। क्या होता है चक डैम, खेतों के अंदर ही एक छोटा सा एरिया खोद के रख दो, उसमें पानी भर दो, भविष्य में उसको यूज करो। हमने वो करें तो खेतों में भी ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग बढ़ेगी, नहीं करते हम लोग। सरकारी बिल्डिंगों में कहा गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाओ, किसी ने नहीं लगाई। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में क्या है, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग करो, कोई नहीं करता, सिर्फ एक अम्बेडकर है जो कर लेता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ही इकलौती है जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, बाकी कहीं ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको पता ही नहीं कैसे करते, हाउ हमें नहीं पता। जैसे भारत ने क्या किया, भारत ने आपका ये जो सूरज से रोशनी बनाता है, क्या बोलते हैं, सोलर, सौर ऊर्जा या सोलर पैनल जो लगाने की मुहिम चलाई और लोगों को समझाया इससे आपको लाभ होगा, समझे ना। इन्होंने लोगों को बताया कि अगर आप सोलर पैनल लगाते हो तो आपको बिजली में लाभ होगा। इसी तरह अगर कहें कि अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो, आप बोरवेल और नगर जल निगम का पानी कम यूज करते हो, तो हम आपको इतनी सब्सिडी देंगे। अभी देखिए लोग दूसरों के घर का भी बारिश का पानी अपनी बाल्टियों में भरने लगेंगे। सरकार को समझाना पड़ेगा। देखिए पानी तब बचेगा जब इस मॉनसून सीजन में हम ग्राउंड वाटर और नगर निगम और जल निगम के पानी का प्रयोग ना करें। पानी बहुत भरता है, पानी इतना बरसता है, जिस दिन बरसता है कि आप 4 दिन नहा सकते हो उस पानी से, बस भरना सीख लो। हम लोग छत पे स्विमिंग पूल बन जाता है, हम ऐसे स्किट मार सकते हैं, इतना पानी भरता है घरों के अंदर। और हमारी पुरानी वाली बिल्डिंग में तो इतना पानी भरता था कि इसमें हम स्विमिंग कर सकते थे। जो पुरानी वाली कोचिंग थी हमारी, वो बेसमेंट में थी, तो उसमें घुटने तक पानी आता था, हम लोग आराम से बूढ़ बूढ़ के स्विमिंग सीख सकते थे। बस देखना होता था रिसेप्शन का टेबल ना टकरा जाए, कुर्सी टेबल, बस, वरना तो बहुत बढ़िया पानी भरता है। तो सोचिए पानी की कमी नहीं है हमारे देश में, पानी का संचयन करने की कमी है। हम क्या नहीं करते, उसको प्रिजर्व नहीं करते, ठीक है, उसको होल्ड नहीं करते। अगर उसको होल्ड करना सीख जाए तो हमारी चीजें खत्म हो जाए। अब दूसरा प्रश्न आता है, जब भी आप करंट में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सर इंडिया में वाटर के सोर्सेस क्या क्या है, बताना स्टार्ट करो। पहला हो गया ग्राउंड वाटर, दूसरा हो गया रिवर, हाँ चलो बताओ। अच्छा, मैम ने कहा खुले में आ जाओ, एक पॉन्ड है, एक लेक है, एक नदी है, और मैम अच्छा रेन भी है। नमस्ते मैम, आइए, और आराम से, दही ना बैठना, संभाल गए। अरे नहीं, गलती से बेटा बैठ जाती है। हाँ, और क्या होता है नेचुरल में बेटा, तुम लोग पानी के बारे में नहीं पता, मुंह बधिर बने बैठे हो, बोलो। तालाब, नदी, झील, पोखरा, परोखा, आगे बताओ। हाँ, हाँ, और हैंड पंप सेम ही है क्या दोनों? हस्तकूप, हाँ जो, और नहीं पता होगा ना कभी, हैंडपंप को हस्तकूप बोलते हैं, किसी को पता है? पता नहीं।
हमको भी नहीं पता था, आज ही पता चला। हिंदी में भी तो ऐसे ही लिखते हैं। हाँ, लोगों को आती नहीं हिंदी ना, मेरे को ज़्यादा आती है। और बताओ। हाँ ठीक है बस। बस खत्म पानी के स्रोत। अरे इतना हम आगे फिर एबीसी लगा देंगे तो काम चल जाएगा। आप समझिए, पानी के स्रोतों में सर्वप्रमुख स्रोत हमारी कंट्री में जो है वो है नदियां। अगर भारत के अंदर जल के स्रोतों में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां है, क्योंकि पानी सिर्फ पीने के काम नहीं आता बच्चों। पानी काम किसके आता है? वाटर सिक्योरिटी हमें क्या देती है? फूड सिक्योरिटी। अगर हमारे यहाँ वाटर स्कार्सिटी हो गई तो फूड स्कार्सिटी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। कि हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं जो नहरों के माध्यम से हमें सींचे देती हैं। दूसरे माध्यम पे हमारे यहाँ भूमिगत जल है जो हमें सींच के साधनों से क्या करती है? रूबरू कराती है। तो रूबरू कराती है? आमना सामना कराती है। तो क्या होता है, वर्षा का जल एक नाम मात्र है जिसपे लोग कहते हैं वर्षा का जल नहीं होगा तो हमारे यहाँ मानसून नहीं होगा, तो बारिश नहीं होगी तो हमारे यहाँ खेती नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। मानसून नहीं आएगा, वर्षा नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी, मतलब तीनों एक हैं। आपकी भावनाओं के लिए खींच रहा हूँ। तो अगर ये तीनों चीज़ें नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ कृषि नहीं हो सकती। कृषि आपके यहाँ तब भी होगी, और कृषि पूर्ण रूप से होगी। कृषि होगी। कृषि के लिए आपको क्या चाहिए? नहर चाहिए। नहरें किससे निकलेंगी? नदियों से। नलकूप चाहिए, जिन्हें बोरवेल आप बोलते हो। बोरवेल आपको क्यों चाहिए? ग्राउंड वाटर डाल देंगे। तालाब बने होंगे जो वर्षा का पुराना वाला पानी भरा होगा, वहां से एक पाइप का पंप लगाएंगे और थ्रेसर मारे वो इंजन मारेंगे और सारा पानी निकाल लेंगे। ठीक, तो हम पूरे तालाब खाली कर देते हैं। आसपास तालाब के जो गांव होते हैं, जितने खेत होते हैं, वो सब सिंच जाते हैं। फिर सामने वाला कहता है यार पड़ोसी तालाब रहा है, वहां चलते हैं, तो वहां पे कुछ बचता ही नहीं, वहां पे से कीचड़ और चहला होता है। ठीक, तो ये क्या है? ये वर्षा के जल का प्रयोग है। वर्षा के जल का प्रयोग और भी कई कार्यों में किया जा सकता है। ग्राउंड वाटर का कई कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। बट हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि कृषि में आज की डेट में अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में चले जाएं बच्चों, तो दिल्ली से ऐसे शहरों में जो कृषि होती है वो यमुना से होती है। और यमुना में ऑलरेडी क्या है? केमिकल्स हैं, पॉल्यूशन है, जिसके चक्कर में दिल्ली के आसपास फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स खाने वाले लोगों को कैंसर हो रहा है। सिर्फ नदी खंदी होने से, सिर्फ नदी खंदी नहीं, गंदी होने से, सिर्फ नदी गंदी होने से बेटा आज की डेट में क्या होता है? क्या होता है? लोग बीमार पड़ते हैं। जैसे कानपुर है, कानपुर में आपने देखा होगा बहुत सारे तरबूज होते हैं। वो जो तरबूज हैं वो पॉल्यूटेड गंगा के पास हो रहे हैं। तो तरबूज खा के आप भी क्या हो रहे हैं? पॉल्यूटेड तरबूज बन रहे हो। आप भी पॉल्यूटेड तरबूज बन जाओगे, पेट फूल जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। तो आपको वो चीजें नहीं खानी। बट आज हमारे पास संसाधन ही नहीं है। अरे सामने पानी बह रहा है, आप कह रहे हो जाके एक बाल्टी कहीं और से भर के लाओ, वो भी खेतों में डालने के लिए। देखो किसानों को ये नहीं पता बेटा कि जो पानी वो प्रयोग में ला रहे हैं, ठीक है, वो प्रदूषित है, उसमें केमिकल हैं और वो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनको तो ये पता ये पानी है और ये खेतों में पा दिया जाता है, खेत उग जाता है, काम खत्म। उनको उससे ज्यादा लॉजिक नहीं पता। अब किसानों को आप नहीं समझा सकते, सॉरी यू नो दैट हैव द सोडियम, सर ऑर्गेनिक मैटर्स भी नहीं है इसमें, सर ऑर्गेसाइल भी है, ओ सर पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, अरे सर कैंसर के सारे एलिमेंट्स हैं, सर लेस आयोडीन, बोल दिए यू पानी आए, डाल दिया उसमें। मतलब आप जब तक उस पर्सन को ग्रूम नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। और भारत सरकार नदियों को साफ करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। उन्होंने कम से कम नहीं तो 25-30 हजार करोड़ अभी तक नदियों को दे दिया। मतलब जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक 30 हजार करोड़ से नीचे नहीं दिया होगा। और वो 30 हजार करोड़ में नदियां इतनी स्वच्छ हो गई हैं कि आज हम बीमार नहीं पड़ते। हम जहां पे भी जाते हैं, अगर आप वहां नाव से जाते हैं और सिर्फ आप नीचे झाके तो आपको नाव का प्रतिबिंब दिखाई देगा और नीचे तलहटी दिखाई देगी। इतनी स्वच्छ नदियां हैं हमारे देश में। हमारा भ्रम है कि नदियां खराब है। सरकार कहती है नदी की स्वच्छता हमने पूरी कर दी ना। जैसे भारत ने स्वच्छ भारत मिशन में हमने शौचालय बनवा दिए। इस बार के 2250 करोड़। तो हम कह तो रहे हैं 30-40 हजार करोड़, 30 हजार करोड़ तो एवरेज हम दे चुके हैं अभी तक नदियों को। और नदियां साफ होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो एकदम गुस्साए बैठी हैं बुआ भौजाई की तरह कि हम ना साफ हो। क्या करोगे? अब पहले उनको मनाओ। पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे ही क्या होता है हमारे यहाँ बेटा, स्वच्छ भारत में स्वच्छ जल का तरीका क्या है? जैसे हमने क्या कहा है आजकल, हर घर नल जल योजना। बेटा नल जल तो तब लाओगे ना जब ग्राउंड वाटर होगा।
और रिवर साफ होगी, या सीवर का पानी दोगे? यू डिसाइड वेदर यू वांट टू सप्लाई रिवर और सीवर, ये तो आपको पता होना चाहिए। कभी कभार आप लोग ध्यान रखना, ऐसे झटकते होंगे हाथ खिंचक के यहाँ ना जाए, फिर हम उठा के दे। ठीक, अब यहां पर क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, ये जो तरीका है ये क्या करता है, हर घर नल जल योजना को भी आपके लिए पूरा नहीं होने दे रहा, और इससे क्या है, भारत सरकार को सबसे ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि हम चीजों को साफ नहीं कर पा रहे। जैसे हमारे देश का मानक क्या है, हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम पूछे, जहां कहा जा सकता है सर हमारे यहाँ 100% लिटरेसी आ गई, तो इंडिया कैलकुलेट कैसे करती है इसको? हमने कहा सर हमारे यहाँ 100% ये विलेज इलेक्ट्रीफाई हो गया, ये कहते हैं सर ये हमारा गांव 100% ओपन डेफिकेशन फ्री जोन बन गया। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चे? इसको कैलकुलेट करने का मतलब है उस पूरे गांव का 10% शिक्षित हो, 10% के घर पे बिजली हो, 10% लोग खुले में शौच ना जा रहे हैं, वो 100% हम मान लेते हैं। हमारी कंट्री का एवरेज है 10% अगर बिजली आ गई तो 100% इलेक्ट्रीफाइड है वो गाँव। उनका कहना है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, 10 का लगा देंगे, 90 अपने आप जिद करेंगे बिजली लगाने को हम लगा देंगे, वो जिद नहीं करेंगे हम नहीं लगाएंगे। अब वो क्या जाने कि गांव में तो 10 के यहाँ घर होगा, 90 को कटिया दे देगा वो, क्योंकि फ्री है बिजली, काहे आएंगे मांग करने। और आज भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भैया खुले में शौच जाने में ज्यादा अच्छा लगता है, हवा लगती है, ये टीन के डिब्बे में बैठ जाओ तो उलझन होती है। आज भी गांव के उस टीन के डिब्बे में आप शौच जाओगे तो आत्महत्या कर लोगे, दोपहर के टाइम पे अगर चले जाएं तो आप मर जाओगे, क्योंकि उसमें सफोकेशन होता है। शहरों में एक ऑप्शन है फैन लगाने का, एग्जॉस्ट लगाने का, गांव में नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, अब वहां पे कोई ऊपर से बेना हक है आपको, ये भी पॉसिबल नहीं। पॉसिबिलिटीज की बात करो, हंसने की बात नहीं करो। तो गांव में आज भी ओपन डेफिकेशन जोन बने हुए हैं, आज भी हम ओपन डेफिकेशन ही करते हैं। पहले गांव में क्या होता था बेटा, पहले गांव में 2 लोग पाए जाते थे, एक इंसान एक सुअर। पहले इंसान पॉटी करता था, फिर सुअर पीछे पीछे खा के दोबारा पॉटी करता था, तो वो नाइट्रोजन रिच हो जाती थी, वो खाद बनती थी नाइट्रोजन रिच। फिर अब क्या हुआ, अब हमने सुअरों को कर दिया बाइकआउट गांव के अंदर। अब इंसान अगर जा रही भी रहे हैं तो नाइट्रोजन तो है ही नहीं उसमें, तो खेतों को नुकसान हो रहा है। पहले किसान कहता था ये 2 महीने के लिए शौचालय, तो बढ़िया शौच करते थे, वो सुअर पीछे से जाते थे, तो वो क्या होता था, प्रॉपर नेचुरल खाद बनती थी। आज वो प्रोसेस हो गया गांव में खत्म। दिक्कतें हैं कि नहीं? पहले सोचिए फ्री की खाद मिल रही थी, फिर भला ये सुलभ शौचालय किसने बनाए थे? शौचालय इंटरनेशनल जो है उसका ओनर कौन है, किसकी सोच थी ये, किसने शौचालय बनवाए थे? सुलभ शौचालय किस व्यक्ति ने बनाया, उसका नाम बताओ जल्दी से, एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी का एक बार का प्रश्न है, सुलभ शौचालय किसकी देन है? उस व्यक्ति का बहुत फेमस नाम है, बताओ कौन है? नहीं पता सुलभ शौचालय किसने बनाया? सुलभ शौचालय किसकी देन है? आज उन्हें सुलभ इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, पहले बोला जाता था सुलभ शौचालय। और जब उसने बनाया था तो उस टाइम पे यूरिनेट फ्री होता था। सोचो, याद रखना, ये नाम याद रखना, क्योंकि ओपन डेफिकेशन और जब स्वच्छ भारत की बात करेंगे तो बिंदेश्वर पाठक को आप कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने जब ये बनवाया था तो उनके बनवाने का पर्पस ये था बच्चों कि लोग खुले में वॉशरूम ना जाए, मतलब सुसु ना जाए, यूरिनेट करने के लिए वो पब्लिक प्लेस पे ना जाए, उसके लिए उन्होंने इसे फ्री में बनवाया था। फिर धीरे धीरे उसको एक्सटेंड किया, और आज विश्व में सबसे ज्यादा सुलभ शौचालय इंटरनेशनल, विश्व में, सिर्फ इंडिया में नहीं। जब पाठक साहब ने बनवाया था तो उनका पर्पस था फ्री रखना, फिर वो सरकारी तंत्र के अंदर आ गया। जैसे वो सरकारी तंत्र के आया तो सरकार ने कहा कि भाई यूरिनेट करेंगे तो भी पानी जाएगा, कह रहे हाँ सर। एक जमादार लगेगा, हाँ सर, तो पैसा लो ना सर, खत्म हो गए। फिर क्या हुआ, ये बनाए सुलभ शौचालय और ये बनाए जन शौचालय दीवाल, तो लोग 2 रुपए की जगह फ्री वाली सेवा यूज कर रहे हैं। आज की डेट में हमारी दुनिया की यही समस्या, हम फ्री में ज्यादा ध्यान देते हैं। आप जो चीज फ्री देंगे वो लोग ले लेंगे। अभी मैं अनाउंस कर दूं कि कल से आपका मेंस राइटिंग का एक फ्री बैच ज्वाइन हो रहा है, 1 रुपये आपको नहीं देना है, कल 2000 बच्चे खड़े हो जाएंगे, सर फ्री है, हम भी आ जाते हैं। फ्री की चीज अच्छी तो लगती है, पर फ्री की चीज कभी जेन्युइन नहीं होती, लाइफ में ध्यान रखना। आपको जो भी शिक्षक, जो भी संस्थान कहेगी हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली आपको फ्री नहीं पढ़ा रहे, वो आपको सच में